हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अफान, आवाज़ आ रही है? काइंडली क्लियर कर दें। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। So Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of the basic electrical and electronics. So far we have covered the basic electrical concept and related circuit concepts. Later we have started the machine part, in which we have discussed the machine general classification of machines, and then later I have driven over the DC machines, and from DC machine we move to the DC motor, and now further we are classifying the DC motors and what are those what are the classification, what are the types of those DC motors and how they are differentiated. We will discuss uh, although I have discussed all those in detail in the previous lecture, last lecture. I have shared you with, through LMS with you all. So हम आज का जो मेजर टॉपिक हमारा है वो है प्रीवियस जो हमने लेक्चर जो किया है उसके अब प्रॉब्लम्स करना, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम समझ कर आए कि हैं क्या चीज़ें। मशीन क्या होती है, जो आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट को, जो पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल पावर कौन से में? आपका रोटेशनल पावर, जो जिसको हम टॉर्क कहते हैं। रोटेशनल जो पावर होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, फोर्स जो रोटेशनल फोर्स में, और दूसरा स्पीड में, और हम इनपुट में क्या देते हैं? वोल्टेज एंड करंट। ये दो चीजें होती है, ठीक है। अब उसमें फिर हमारे पास क्योंकि करंट दो हैं, हमारे पास जो करंट के दो टाइप्स हैं, एक डीसी है एक एसी है। जो डीसी पे चलते हैं उनको डीसी मोटर्स या डीसी मशीन्स कहते हैं। जो एसी पावर पे या एसी करंट पे चलते हैं उनको एसी कहते हैं। अब फिर उनमें फर्दर हर किसी के अपने अपनी वर्किंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन, क्योंकि इस पे हमारा जो मेजर क्वेश्चन या फोकस वो है डीसी पे। फिर मैंने आपको डीसी का पूरा डिस्कस किया था कि वर्किंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, जिसमें आपका एम्पियर्स लॉ का, फेराडेज लॉ, लोरेंट्स लॉ, जो लोरेंट्स फोर्स लॉ, फिर फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, सारे रूल्स का एक हम लोग के मजमा उस चीज को सिर्फ समझने में, और उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फिनोमिना जो परफॉर्म हो रहा था उसको सिमुलेशन के थ्रू मैंने डिस्कस कर लिया था, जो प्रीवियस, ये सारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर जो था उसमें क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन जो किस बेस पे की हुई थी कि बेस्ट ऑन दी, उसमें जो दो पार्ट है मोटर के। हम जनरली भी अगर देखें मोटर आप अपने कभी भी खिलौनों में या वैसे भी बहुत बड़े हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका स्टेटर पार्ट, जिसको हम स्टेटर भी कहते हैं, फील्ड कहते हैं। दूसरा उसका मूविंग पार्ट, जिसको रोटर कहते हैं, ठीक है। जो मूविंग पार्ट होता है वो, उस दोनों में जो आपकी वाइंडिंग्स लगी होती हैं, वाइंडिंग बड़ी काफी वायर्स जो है ना रोटेट हुई होती हैं। अब उन वाइंडिंग में जो हमारा स्टेटर की वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और जो आपके पास जो रोटर के पार्ट में होता है, रोटर के पार्ट, उसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों वाइंडिंग्स को हमें पावर देना है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर देना है, और हमारी मशीन कौन सी है? डीसी, तो इट मींस दोनों में डीसी पावर हमारा जा रहा होगा। तो उन दोनों को जो पावर देने के जो मैकेनिज्म्स हैं उस बेस पे फिर ये क्लासिफिकेशन है। कैसे? अगर हम उन स्टेटर को, क्योंकि और इनको जो आपका आर्मेचर है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और एक सप्लाई बैटरी सप्लाई लगा दें, तो उसको हम कहते हैं शंट डीसी मोटर। अगर उन दोनों को सीरीज में लगा दें तो उसको हम कहते हैं सीरीज डीसी मोटर। और अगर सीरीज और पैरेलल का मतलब कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं। और फिर एक जो टाइप है कि उन दोनों को अलग अलग पावर सप्लाई दे दें तो वो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है हम अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें इनका जिक्र आता रहेगा। वो है जो वीटी का मतलब कहीं पे भी वो लिखा हुआ हो या प्रॉब्लम में दिया तो मतलब सप्लाई वोल्टेज, कि आप उनको टर्मिनल में कितना सप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं। ई ए
जो है इसको हम कहते हैं इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज या बैक ईएमएफ, ठीक है, ये इसके नाम है, ये उसमें आर्मेचर में जिसमें प्रोड्यूस होता है। अच्छा, और भी जो आपकी आर्मेचर मतलब जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, रोटर पार्ट में जो वाइंडिंग्स होती हैं, उस वाइंडिंग को हम आर्मेचर पार्ट कहते हैं। तो उस आर्मेचर, क्योंकि हर एक जो आपका कंडक्टर होता है ना, कोई भी मटेरियल हो, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अब क्योंकि वो वायर बहुत अच्छी खासी रोटेट हुई होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। बेशक कंडक्टर की कम होती है, तभी तो वो पावर को, करंट को फ्लो करने देता है, मगर फिर भी होती है। तो उस चीज को, उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से जो आपका स्टेटर पार्ट है, उसकी जो वाइंडिंग है, जिसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, उस वाइंडिंग में जो आपकी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम फील्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। या ठीक है, फिर जो हाँ, या शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, फील्ड, अब ये शंट और सीरीज में क्या मतलब है कि क्योंकि जब ये अगर कनेक्टेड हैं दोनों पैरेलल में, मतलब स्टेटर और मोटर के टाइप जब पैरेलल में कनेक्टेड हो, उस टाइम जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होंगी, तो उस टाइम हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर उन दोनों सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगी तो सीरीज में होंगी। और इस तरीके से आपके पास जो है ना, IL मतलब लोड करंट, सिंपल सा आइडिया हो रहा है, और जो IF फील्ड करंट, IA आर्मेचर करंट, और IL दोबारा करंट लोड आ गया। अच्छा, N फॉर द स्पीड। अच्छा, ये टर्म्स है जिसके साथ जो है हमारा अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये उस बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है, उसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ना, काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये ऑलरेडी, ये जो पूरी ड्राइव की ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के सारे रूल्स वगैरह अप्लाई करके उसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राइव की, हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे, बस हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये फायर किसको शो कर रहा होता है? फ्लक्स को, जो स्टेटस वाइंडिंग्स में फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। और जो आपके पास Z इंडिकेट कर रहा होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। और जो आपके पास या उसके दो भी हैं, या तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, या इसको यूं कहेंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। दूसरे लोगों में यूं कहें, क्योंकि उसमें जो उसकी स्ट्रक्चर उस तरह बनी होती है कि एक उसमें आपके पास वाइंडिंग नहीं होती, बहुत सारी वाइंडिंग्स होती हैं। तो हर वाइंडिंग एक एक स्लॉट में वो लग रही होती है। तो सारी वाइंडिंग्स को कंबाइन करके हम देखें, तो वो जो ओवरऑल कितने कंडक्ट्स बनेंगे, तो वो सारा काउंट जो है होगा। तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। P पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं उसमें, ठीक है। A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके पास A जो है ना, A का जो दो वैल्यू है, वाइंडिंग की जो अरेंजमेंट है ना, उसके दो टाइप्स हैं, या तो वेव वाइंडिंग होगी या लैप, इसके अलावा भी है, अगर दो मतलब इसमें कैटेगरी में। तो इनके जो वैल्यूज होंगी, एक जब वेव वाइंडिंग लिखा हुआ हो तो उस टाइम ए की वैल्यू 2 होगी, अगर लेफ्ट वाइंडिंग लिखा हो तो उस टाइम जो पी की वैल्यू जो भी होगी, वो वही ए की वैल्यू हो जाएगी, ए को पी के बराबर कर देंगे। एन जो है नंबर ऑफ जो रोटेशन ऑफ रोटर, आर्मेचर की कितनी रोटेशन होती है पर मिनट, तो उसको हम आरपीएम भी कहते हैं। और ई ए जो बैक ईएमएफ, जिसको हम अभी जिक्र करके आए। तो ये सारे जो बेसिक चीजें थी। पिछले लेक्चर किसने आप लोगों में से सुने हुए हैं? एहसन और अफान कुछ जिक्र करेंगे। और हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है मोहम्मद हानी कुद्दूस। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। नहीं सुने? बिल्कुल भी नहीं सुने? आपको पता है भी आप लोगों के मिड भी करीब आने वाले हैं, असाइनमेंट्स भी कुछ बच्चों ने दिए हैं, काफी ने नहीं भी दिए हैं अभी तक। तो कोशिश करें उन चीजों को थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। अगर पिछले लेक्चर सुने हुए तो फिर उसमें मैंने सारी चीजें जिक्र की हुई। ये टर्म्स आपको शायद अगर मुश्किल लग रहे हो कि ये क्या है, मतलब इसका क्या, क्योंकि ये मशीन की जो कंस्ट्रक्शन, स्पीड टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके वर्किंग प्रिंसिपल में सारी चीजें जिक्र हुई। आज सिर्फ उसका प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मैं पहले जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज ये सारी चीजें जिक्र हुई हैं, तभी जो है ना मैं इसको सिर्फ इस तरह कवर कर रहा हूँ। तो अगर नहीं सुने हुए तो उनको सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह चीजों को कवर हो जाएगा। उसमें फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, जो भी चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। हाँ है ना, जवाब दें, एक्टिव तो रहें, मुझे आइडिया तो हो कि क्या है। यस सर। ओके ओके सर।
अच्छा आर्मेचर, अब जिस तरह मोटर जो है, मोटर जिक्र अभी मैंने क्या किया, दो काम क्या करता है, आप जो इसको इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो उसमें से हमें आउटपुट में क्या चीजें मिलती हैं, या टार्क और स्पीड मिलती है। मोटर के पास दो ही ये काम है ना, एक हमें रोटेटिंग स्पीड, रोटेटिंग फॉर्म में स्पीड जिसको हम ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं, आरपीएम के फॉर्म में हमें एक आउटपुट मिलता है, और दूसरा उसका टार्क। ये दो चीजें होती हैं जो हमें मिलती है। हम और इनपुट में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। तो अब इनपुट पे हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, आउटपुट में टार्क मिला, और आपके पास आरपीएम मिला। तो इट मींस अब हमें पहले हमने पीछे जो इक्वेशंस हैं वो देख ली थी, ये था उसमें अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी, ये अब उसकी टार्क की इक्वेशन, कि वो टार्क जो जनरेट होगा वो कितना होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये पूरी अगेन ये भी सारी डेरिवेशंस वगैरह हुई हुई हैं, तो डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बाकी इसको डायरेक्ट हम उसको अप्लाई करें तो इसमें टर्म्स तकरीबन वही सेम है जो हम पिछले के, थोड़े से इसमें चेंजेस हैं, ठीक है। अब टार्क का जो जिक्र मैंने किया था लास्ट टाइम, मैंने जिक्र समझाया था, टार्क का जो जिक्र है डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट है। अच्छा वो हर एक मोटर का अलग अलग है, किसी में इनवर्स है, किसी में डायरेक्ट। ये स्पीड टार्क कैरेक्टर्स के वाले लेक्चर में जो है ना ये पूरा समझाया हुआ था। अब ये आगे आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो हैं आपके, जो मोटर हैं उनका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से कनेक्टेड है। अब जिस तरीके से दो पार्ट है ना, एक रोटेटिंग पार्ट, एक ये आपका रोटेटिंग पार्ट, और ये दूसरा हमारा स्टेटर पार्ट, जो रोटेटिंग पार्ट नहीं स्टेटर है। अब इनका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, मतलब प्रैक्टिकली तो ये वायर्स होंगी और ये इनकी अरेंजमेंट से कनेक्टेड होगा, मगर इलेक्ट्रिकली उनमें रेजिस्टेंस कितनी होगी और उसमें इंडक्टेंस कितनी होगी, उस हिसाब से उसको इस तरीके से लिखा जाता है। और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में मैंने क्या बताया था कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वो होता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग और आपके आर्मेचर को दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सप्लाई दी जाती है। तो उस वजह से इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब इनको जो दोनों को अलग अलग दिया है। और वही चीज ना डायरेक्ट डायग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, कि आप नोट करेंगे यहाँ पर ये जो आपका स्टेटर पार्ट वाला है जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, उस फील्ड वाइंडिंग का जो पार्ट है उसको अलग शो किया हुआ है, और इसके साथ एक अलग पावर सप्लाई कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं वीएफ। और यहाँ पर जो आपके पास पार्ट है दूसरा आर्मेचर रोटर वाला पार्ट, इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है, क्योंकि उसमें भी रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस से आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई करंट होगा, तो उसका जो पार्ट है वो यहाँ पर है। और उसमें जो जो आपका अंदर जो है ना आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। अब वो क्यों जनरेट होता है, उसका प्रिंसिपल यही है कि जब भी एक एक कंडक्टर किसी भी करंट जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के में स्पीड किसी खास स्पीड से रोटेट करेगा तो उसमें आपके पास करंट वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ये फेराडे लॉ ऑफ वोल्टेज इंडक्शन जो आपने पढ़ा है, पढ़ा होगा यकीनन पहले भी, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया हुआ जब पहला पहला बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा रहा था, कि हमारे पास दो सिनेरियो, या तो आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप किसी खास कंडक्टर के ऊपर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें कंटिन्यूअसली, तब भी उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होगा। या यूं करें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें, और उसके बाद आपको जो वहां पर कंडक्टर को वहां पे उसमें एक खास स्पीड से रोटेट करवाएं, तो तब भी उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास स्टेटर का पार्ट है जिसको, उसमें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मगर वो का तो फिक्स है, वो तो वेरी नहीं हो रही, ठीक है। मगर उसमें जो आपका रोटर पार्ट है वो तो रोटेट हो रहा है ना, रोटेट होने की वजह से क्या हो रहा है, एक एक्सीलरेशन हो रही है उसमें, मूवमेंट हो रही है, और उस मूवमेंट की वजह से आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है आर्मेचर में, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो तब भी जो है ना रोटर पार्ट पे इसको ईए को शो किया हुआ है। बात क्लियर हो गई, ये कुछ समझ में आई बात? थोड़ी बहुत हुई है क्लियर। ओके ठीक है। अब क्योंकि ये जो तीन चार चीजें ना मैग्नेटिक्स के जो लॉज हैं, चार पांच लॉज हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना, उसमें एक एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि भाई किसी भी करंट कैरिंग किसी भी वायर में अगर करंट कैरी हो रहा होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और ये यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद फिर क्या दूसरा फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में क्या होता है कि भाई वो कहता है कि किसी भी
कंडक्टर के अराउंड आप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करेंगे कंटिन्यूस एक्सीलरेशन के साथ, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। और यही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपके पास अगर ट्रांसफार्मर्स जो हैं, जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, इनका बारे में अगर हमारे अगले लेक्चर्स भी उसके ऊपर हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके भी हैं, मगर जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। और मगर उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि उसको हम प्राइमरी साइड होती है, उसमें एक वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो आपके पास एसी वोल्टेज देते हैं, तो उस वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो सेकेंडरी पार्ट होता है, वो बिल्कुल उसके साथ करीबी रखा होता है, तो वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का उस पर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर यही सिनेरियो, और यही सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कंडक्टर रोटेट हो रहा है, तो तब भी वो उसमें एक बैक ईएमएफ, उसको हम यहाँ पे नाम दिया बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अब समराइज करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि जो वो फार्मूलाज आएंगे जो हमें आगे हेल्प करेंगे, वो ये IF इज इक्वल टू VF ओवर IR। एक्चुअल में ये ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, मतलब V अगर V बराबर है IR के, तो इसमें से I की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, जो R यहाँ पर है उसको अब डिवाइड में यहाँ पे कर देंगे, तो V इज इक्वल IR बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में को हमने कुछ ना कुछ वोल्टेज देंगे, उसमें जो करंट है उसको IF कहते हैं और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको RF कहते हैं, तो उनका आपस में रिलेशन है वो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ IL इज इक्वल टू IA। अब ये क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका शाफ्ट या जो आपके पास ये जो रोटर पार्ट होता है, लोड इस पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब उस लोड पे जो उस लोड की वजह से जो करंट, या क्योंकि डीसी मशीन है, दो पार्ट्स में ही काम करती है, या तो सप्लाई करेगी या करंट जो है आपके पास सप्लाई से जो जो मोटर या तो एज ए जनरेटर काम करता है, या एज ए सब जो रोटर मोटर के तौर पे काम करता है। जब मोटर कब करता है, जब हम उसको सप्लाई दे रहे होते हैं, तो वो सप्लाई इन करंट इन हो रहा होता है, तो जितना इसमें आप लगाते हैं, जो करंट इन हो रहा होता है, वो आर्मेचर के साथ डायरेक्ट सीरीज में होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं, जो सीरीज में करंट सेम होता है, और IA इज इक्वल टू IL हो गया। बात क्लियर हो गई? चार पांच बंदे हैं, कोई जवाब दे दे। जी हो गए क्लियर। ओके, अच्छा, इस पे ही केवीएल का जो रूल लगाए, लूप लगाए, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये भी हमने सर्किट वाले पार्ट में जिक्र किया हुआ इनका। वो क्या कहता है कि जो टोटल वोल्टेज जो आपके पास होता है किसी भी उसमें एक लूप में, वो आपका वोल्टेज जीरो होता है, मतलब जितना आप किसी को सप्लाई करते हैं उतना ही वोल्टेज वो मतलब कंज्यूम या डिसिपेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर देखें, तो VT को जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, EA प्लस IARA, मतलब एक्चुअली में ये VT किसके बराबर होगा, इसमें जो आर्मेचर में वोल्टेज प्लस ये जो बैक EMF, इस दोनों के बराबर होगा। और आर्मेचर के वोल्टेज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू IARA, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब ये हमारे पास तीन चार इक्वेशंस आ गई, ये मगर ध्यान में रखें, ये किसके लिए इक्वेशंस हैं, ये सारी किसमें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए। अब शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में मैंने जिस तरह जिक्र किया, हम एक ही सप्लाई लगाते हैं, दोनों को पैरेलल में लगाते हैं, किसको, फील्ड को, और जो आपका रोटर पार्ट है जिसको आर्मेचर कहते हैं, दोनों पैरेलल में। तो अगर नोट करें यहाँ पे देखो, सेपरेटली में दोनों को अलग अलग था, तो इसको अलग सप्लाई है, इसको अलग सप्लाई है। अगर इधर आप नोट करें तो यहाँ पर अलग है, और ये जो पार्ट है ये मतलब ये दोनों पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन हम पढ़ कर आए। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, उनके साथ एक टर्मिनल पे एक वोल्टेज लगा दी जिसको हम V टर्मिनल कहते हैं, और ये आपके पास दोनों को पैरेलल में लगा दिया। तो ऐसे केसेस में फिर ये जो इक्वेशंस ना थोड़ी सी चेंज होती हैं। यहाँ पर जो आपके पास IF जो है, IF जो है वो बराबर हो जाता है VT, जो टर्मिनल पे वोल्टेज है उसके डिवाइडेड बाय RF। और जो लोड करंट है, यहाँ पर लोड करंट किसके बराबर था, सिर्फ IA इज इक्वल टू लोड करंट था सिर्फ IA के बराबर, मगर यहाँ पर IF भी आ गया, क्योंकि ये भी इसके साथ पैरेलली अब कनेक्टेड है। जो फील्ड वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले सिर्फ आर्मेचर कनेक्टेड था, अब फील्ड वाइंडिंग में, तो इस वजह से लोड का जो करंट है ओवरऑल दो पार्ट हो गए इसके, IA और RF। तो
जब भी अगर आपके पास सवाल में आ जाए डीसी शंट मोटर के लिए कैलकुलेट करें तो फिर उस टाइम ये इक्वेशंस यूज होंगी। अच्छा, बाकी ये इक्वेशन अभी भी उसमें चेंजेस नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी ये हम इक्वेशंस को। अच्छा, इस तरीके से डीसी मोटर का इक्विवेलेंट है। तो डीसी मोटर में क्या होता है, आपके पास आर्मेचर, डीसी सीरीज मोटर है तो सारे डीसी, इसमें जो आपके पास ये जो है ये आर्मेचर और ये जो आपके पास जो वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगी होती है तो इस वजह से इसको RAC लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये फील्ड वाइंडिंग है मगर उसको सीरीज में लगाया हुआ है, तो उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट RAC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं। जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फिर इनकी इक्वेशन जो है ना वो थोड़ी सी वो सेम नहीं रहती, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसमें लूप ये जो जस्ट 1 सेकंड, ये देखो VT जो है ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो इसमें KVL का रूल अप्लाई करेंगे इस लूप के ऊपर, तो टोटल जो आपका वोल्टेज जो VT बराबर किसके होगा, EA के ऊपर, और इन दोनों का वोल्टेज कौन किसका, एक आर्मेचर का और दूसरा फील्ड का, दोनों का वोल्टेज जो है ना वो होगा। तो और मगर करंट तो सब सीरीज में सेम ही होता है, तो करंट को कॉमन लिया और करंट को कॉमन लिया और बाकी क्या बचा, RA और RS, जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो बची, तो वो दोनों बराबर होगी इसके VT के। हालांकि IARA मतलब ये वोल्टेज हो जाएगा आर्मेचर का और IARS ये वोल्टेज हो जाएगा फील्ड का, क्योंकि ये दोनों इसमें सीरीज में लगी हुई है तो कुछ आपके ड्राफ्ट फील्ड में होगा, कुछ आर्मेचर में होगा और बाकी बैक ईएमएफ होगा। ये मिला जुला के आपके पास टोटल टर्मिनल वोल्टेज बनेगा। ये किस केस में, जब आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर ये सर्किट्स थोड़े जहन में होंगे ना तो आपको ये चीजें थोड़ी और भी क्लियर हो जाएंगी। उनमें बेसिक जो लॉज लग रहे हैं ये वही लॉज हैं जो हमने उस पे पढ़े हैं, KVL, KCL, ओम्स लॉ, ये बेसिक बहुत बेसिक है सर्किट, जो सर्किट्स के लिए। और हम भी अब मोटर्स को पहले इक्विवेलेंट मॉडल कर रहे हैं किसमें, सर्किट्स में, ताकि हम जो कैलकुलेशंस इजीली कर सकें और उनके बारे में आइडिया हमें हो सके। अच्छा, कंपाउंड में फिर क्या होता है, अब कंपाउंड में कुछ पार्ट सीरीज में होता है, कुछ पार्ट जो है आपके पास वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो ये कुछ सीरीज में है, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग्स जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है उसके जो कुछ वाइंडिंग्स सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो उस तरीके से आपके पास कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड में फिर मजीद टाइप्स हैं डिफरेंट, मगर उनकी जो जनरल इक्वेशन है फिर उसकी यही इक्वेशन है जनरल, ठीक है। ये वाली तो तकरीबन सेम ही है और बाकी इसमें जो आपके पास जो IF का बनेगा वो भी यही है, VT ओवर RF। तो इन इक्वेशंस को हम अप्लाई करेंगे अब आगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो एक तो टार्क उसका आउटपुट होता है, दूसरा स्पीड। तो स्पीड भी शंट और सीरीज में जो स्पीड्स के फॉर्मूलाज क्या होंगे वो डिपेंडेंट होते हैं आपके डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो उन सबको यहाँ पर उनके इक्वेशंस लिखी हुई हैं, अब इनको हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहला एग्जांपल जो है लेते हैं वो है कि एक 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, चीज नोट करने की, ये क्या लिखा हुआ है, डीसी शंट मोटर। अब इट मींस जो हम यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे जो डीसी शंट मोटर वाले हमने जो जिनका जिक्र किया उनके अप्लाई करेंगे। 250 वोल्ट मतलब ये हमें वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। टेक से लाइन करंट ऑफ मतलब जो आपके पास जो करंट उसमें पिक कर रहा है वो भी आपको मिल गया 20 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ शंट, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस उस जो मोटर है तो उसमें जो फील्ड की वाइंडिंग फील्ड पैरेलल में, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो भी शंट रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो वो है 200 ओम। और सीरीज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर, जो आर्मेचर में जो अभी वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। फाइंड द आर्मेचर करंट एंड द बैक ईएमएफ। मतलब अब हमारे हमसे दो चीजें पूछ रहा है, IA पूछ रहा है और EA पूछ रहा है, बल्कि जो हमें उसने दिया है वो है टर्मिनल वोल्टेज, फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड एक लाइन करंट। तो चलते हैं हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले एक फॉर्म तरीका यही होता है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
क्या करें कि पहले जो डेटा जितनी भी दी हुई है उसको लिख लें उन टर्मिनोलॉजी के साथ कि क्या क्या है, तो उससे चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा जो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, अब टर्मिनल वोल्टेज कितना है VT। अब ये शंट का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे आ गया और उसमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उसने लिखी हुई हैं। आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.3 है, जो IL जो लोड या लाइन करंट जो है वो 20 एम्पियर है, और जो फील्ड की रेजिस्टेंस है 200 है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। अब पूछा उसने हमसे क्या है, एक EA पूछा है, दूसरा IA पूछा है। अब शंट के फॉर्मूलाज में क्या था, ये याद है, ये अब यहां से हमें जो निकालना है, क्या पहले निकालना है टर्मिनल वोल्टेज जो RF दिया हुआ है, तो इट मींस हम जो है पहले IF निकाल लेंगे। जब IF मिल जाएगा और अब उसने लाइन वोल्ट करंट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास IA मिल जाएगा। जब IA मिल जाएगा तो फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम हमारे पास EA मिल जाएगा। तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई पूरी, जो सॉल्व किस तरीके से करना है। जी सर। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को हो जो बाकी 3-4 बनते हैं? नहीं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हानि और ये वारिस और ऐसन बाकी क्लासेस में भी इतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिर्फ ये सर्किट्स के साथ इतनी? सर बाकी ज्यादातर क्लासेस में भी क्लासेस में ऑलमोस्ट ऐसा ही है। बाकी क्लासेस में भी यही हाल है, 3-4 ही आप लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जनाब। अच्छा, तो ये तो जी बड़ा जी अनफॉर्चुनेट है, फिर तो अच्छा खासे रजिस्टर्ड हैं और आएंगे कम, तो फिर कैसे मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये मसला ऐसा था कि अभी तक जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उसके बाद से कोई फिजिकल सेशन नहीं हुआ ना, जिसमें सबका मतलब आपस में कांटेक्ट हो जाए फिजिकली, मतलब तो इस वजह से जो है कोई किसी को जानता नहीं, तो लोग अटेंड ही नहीं कर रहे होते क्लासेस। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे पास। हाँ, पॉइंट आपकी भी वैलिड है, मगर फिर भी एक रजिस्टर किया है आपने, अमाउंट दिया है, तो सारी सब्जेक्ट देखो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। जो भी आप लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, जिनसे भी है, तो आप उनको जरूर जो है इन्फॉर्म में रखें कि भाई क्लासेस लें, तो अच्छा है, नहीं तो फिर अपना ही बिल्कुल ठीक है नुकसान कर सर, रहा है। जरूर इंशाल्लाह। जी सर। ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, हम किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। तो पहले हम आते हैं लाइन करंट का इक्वेशन, जो क्या थी, IL इज इक्वल टू IA प्लस RF। अब इसमें हमारे पास I मतलब लाइन करंट तो मिला हुआ है, हमें IA मालूम करना है और IF हमें मालूम नहीं है, तो इट मींस हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से अभी उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते करंट IA, जब तक कि हमारे पास IF ना हो। तो फिर हम भागे जल्दी IF के फॉर्मूले में। तो IF के फॉर्मूले में हमने नोट किया कि भाई IF के फॉर्मूले में हमें दोनों चीजें मिली हुई थी, टर्मिनल वोल्टेज भी मिला हुआ था और आपके पास जो जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो भी मिली हुई थी। तो हमने वो बोर्ड की, तो हमारे पास IF का जो ना करंट आ गया, जो 1.25 एम्पियर आ गया। अच्छा, अब ये जब करंट आपके पास आ गया, अब इसमें IF भी मिल गया आपको, लोड करंट भी मिला हुआ है, तो IA मालूम करना फिर मुश्किल नहीं है, सिंपल माइनस प्लस की गेम है। IA यहाँ पर ये जो IF इक्वल किस तरफ है, ये इधर प्लस का है, उस तरफ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो IL माइनस IF हो गया। और ये जो IA की करंट की जो वैल्यू हमें मिल गई, ये 20 एम्पियर मिला हुआ था और ये माइनस 1.25 एम्पियर, तो टोटल हमें 18.75 IA, मतलब आर्मेचर का करंट, रोटर का पार्ट जो है उसके, और दूसरा जो आपके पास फील्ड का जो करंट था वो 1.25 एम्पियर। अच्छा, अब हमारे पास बाकी कौन से एक चीज जो पूछा था उसने, वो पूछा था EA, बैक EMF। अब बैक EMF के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, जो टर्मिनल वोल्टेज का जो टोटल फॉर्मूला था, VT इज इक्वल टू बैक EMF प्लस जो आर्मेचर का वोल्टेज है वो, जो कि IARA के बराबर है। ठीक है, तो IA भी हमें पता है और RA भी उसने हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीजें पता चल गई और VT भी हमें पता है, तो बाकी चीज मिसिंग कौन सी हो गई हमारी, मतलब EA, जो कि हमें एक्चुअल वैसे ही मालूम करना है। तो ये जो इक्वल किस तरफ है, ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा VT माइनस IARA। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करना है और फिर उसके बाद जो सिंपल प्लस माइनस की गेम है, जो कि बेसिक है, तो
ये हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 250 माइनस 18.75 मल्टीप्लाई, ये जो इसका करंट कितना निकला था हमारा 18.75 मल्टीप्लाई बाय आर ए जो हमें 0.3 दिया हुआ था वो हमने पुट किया, और तो हमारे पास आंसर आ गया ये 254.375 वोल्ट, दैट्स द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, जी सर। अब इस प्रॉब्लम में मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं हुआ होगा, ये तो बहुत सिंपल था। बिल्कुल सर, इजी है। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड पहले आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह में कोई कोर्स पढ़ा हुआ है मशीन का किसी ने? जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं मशीन से रिलेटेड, मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन, मशीन डिजाइन या उसके एनालिसिस के ऊपर पढ़ा था कोई? नहीं सर, नो नहीं सर, नहीं पढ़ा। नो सर। नो सर। अच्छा शंट मोटर्स वगैरह जो आपने डिस्कस की है थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक, जी जी। ओके गुड। ठीक, ये कोर्स जो है ना बेचारे खुद बहुत बड़ा है, मैं पहले भी लेक्चर्स में जिक्र कर चुका हूँ, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए हैं या सुने हैं कि ये कोर्स बेचारे खुद बहुत बड़ा है। इसको तो हम सिर्फ एक टच कर, हम बस इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि भाई आपको पता हो कि क्या चीज क्या होती है, किससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी बिना देखो उसकी कोर्स जो है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मशीन डिजाइनिंग का बैचलर इंजीनियरिंग में तो प्रॉपर इसके 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है, और यहाँ पे तो हम 2 क्रेडिट आवर्स में सर्किट्स, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों को समझोगे, एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा तो एक अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या है। ए 50 हॉर्स पावर 250 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ गया 1200 rotations per minute DC shunt motor with compensating winding has an armature resistance, मतलब armature resistance भी इससे आपको मिल गई, आपके पास जो फील्ड की रेजिस्टेंस है वो भी मिल गई, और जो नो लोड स्पीड है वो भी मिल गई। तो देर आर 1200 टर्न्स पर पोल ऑन दिस शंट फील्ड वाइंडिंग। अब ये सारी डेटा मिल गई है, ठीक है। अब इसने 3-4 चीजें आगे पूछी हुई हैं, क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज 100 एम्पियर, और उसी इनपुट को हम चेंज कर दें 200 एम्पियर फिर 300 एम्पियर। तो इन तीनों केसेस में आपके पास स्पीड क्या होगी जबकि गिवन कंडीशन ये है। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें उसकी डेटा दी हुई है उसने, और उसने कहा कि आप बताओ कि इस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अगेन वही बात कि हम जो है यहाँ पर निकालेंगे वो जो वैल्यूज लिखी है हमने उसको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से लिखा है। टर्मिनल वोल्टेज 250 है, फील्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.6 ओम है, इनिशियल स्पीड जिसको हम N1 कहते हैं वो मिली हुई है 1200 रोटेशंस पर मिनट। अब ये कौन सा मोटर था, ये भी उसमें ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पर कौन सा था ये, डीसी शंट मोटर। तो इट मींस यहाँ पर जो फार्मूला जितने भी हम लगाएंगे वो सारे डीसी शंट मोटर के फार्मूला लगाएंगे, जो IF, VT और EA के सारे जो भी हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड के फार्मूलाज क्या थे, ये हैं, मतलब बेस स्पीड N1 दिया हुआ, N2 पूछा जा रहा है। तो हम इसमें से ये सारे जो शंट मोटर के लिए जो फार्मूला है ना, इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं, N2 किसके बराबर हो जाएगा, EA2 अपॉन EA1, जो उसके साथ फिर फील्ड है। अब इनको हम निकालेंगे कि किस तरीके से निकाला जाएगा। ओके, ये मेरा लिंक जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि भाई करंट, तो करंट में हमारे पास लोड करंट, जो लाइन करंट या लोड करंट के जो इक्वेशन है वो क्या होती है, आई एल इज इक्वल टू IA प्लस IF। उससे हमने निकाला क्या, अब हमें इसमें क्या चीजें चाहिए, IA चाहिए, ठीक है। अब लाइन करंट तो दिया हुआ है इसने, मगर IF तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, तो इसका क्या हल था,
देखो लाइन करंट तो दिया हुआ था मगर इस फार्मूले में IF नहीं मिला हुआ था, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो फिर हम IF का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब IF में आप IF का फार्मूले में हमें क्या चीजें चाहिए थी, टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड की जो रेजिस्टेंस वो दोनों हमें मिली हुई थी। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले हम निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज जो 250 और फील्ड, तो इस पे डायरेक्ट फार्मूला में वैसे ही IF की जगह प्लेस कर दिया। पहले वाले प्रॉब्लम में हमने पहले इसको अलग सॉल्व किया था, इसमें इसको साथ ही लगा दिया और सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 100 माइनस 250 और 50 ओम, तो आपके पास करंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 एम्पियर। अब सिर्फ बात समझने की यहाँ पर ये है कि आपके पास जो तीनों A, B और C दिए हुए हैं ना, सबका कैलकुलेशन पैटर्न यही होगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगी, ये जो IL है वहां पे 200 माइनस ये जो मतलब 5 एम्पियर बन जाएगा 300, एंड उस हिसाब से जो आपका IA चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर IA जब चेंज हो जाएगा तो हमारे पास जो है ना जो लोड पे जो EA आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो बस उस पे ये अभी हम अप्लाई करेंगे। तो EA का फॉर्मूला क्या है, अगेन वही जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज है VT EA प्लस IAR है, उसी से हम निकालेंगे। तो इसमें हमें IA चाहिए था, वो हमें यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और टर्मिनल वोल्टेज माइनस 95 और RA रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो ये करेंगे तो हमारे पास EA आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे स्पीड की तरफ, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, N1 मिला हुआ है, N2 हमें निकालना है, ठीक है। EA2 अपन EA1, अब यहाँ पे दो है, EA2 जो है आपके पास जो वो वैल्यू हो गई जो हमने अभी यहाँ पे निकाली, ये जो है, क्योंकि EA2 का मतलब है एट लोड, और EA1 का मतलब है जब एट नो लोड, क्योंकि N को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अगर सवाल को मैं समझाऊं, N हमने क्या कहा था, ये नो लोड पर जो हमारा स्पीड है उसको हमने क्या नाम दिया, N1, ठीक है। तो नो लोड स्पीड, तो एट लोड जब लोड डाल देंगे उस टाइम जो स्पीड होगी उसको N2 कह रहे हैं। तो सिमिलरली जब आपके पास जो बैक EMF जब नो लोड होगा तो EA1 होगा, मतलब ये जो हमने होगा नो लोड पे जो EA1 होगा, और जो फुल लोड पे होगा तो EA2 होगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में ये, तो ये इसमें वैल्यूज पुट की, जी आ गई। 254 जो है, और वो जो है टर्मिनल के बराबर ही हो जाएगा। तो जितना टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि जब लोड नहीं है तो उस टाइम जितना भी है वो उसमें वो वही रहेगा। तो 250 हो गया मल्टीप्लाई बाय N1 एज पर द फार्मूला, जो आपके पास स्पीड आएगी वो ये आ जाएगी। तो पहले कितनी थी, पहले स्पीड थी 1200, अब जब थोड़ा लोड उस पर आया तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होकर 11,173 आ गई। और ये जब लास्ट टाइम में इसका कर रहा था स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, तो ये जो मोटर्स होते हैं ना आपके DC शंट मोटर, इसको ऑलमोस्ट कहते हैं कि एक कांस्टेंट स्पीड मोटर्स हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि इन पे जब भी हम लोड डालते तो इनकी स्पीड पे इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। बात आई समझ में या नहीं, वो लॉजिक इसको या उसको ग्राफ दिखा दूं यहाँ पर, हाँ या ना का जवाब दें। सॉरी सर, कैन यू रिपीट सर, सुना नहीं था जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो DC मोटर हैं, जो शंट DC मोटर है, इनकी जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की जब मैं बात कर रहा था उस टाइम ये मैंने जिक्र किया, जो ग्राफ दिखाया था उसमें ये कहा था कि इसको हम कहते हैं कि इनको कहा जाता है कि एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर होते हैं ये, ठीक है। तो उनका ग्राफ चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, अगर नहीं किसी ने, ये है, ये क्या है कि जब भी आप मतलब यहाँ नीचे वाला जो चीज है वो टार्क का ग्राफ है, और ये जो है आपका स्पीड का है। जब आपके पास लोड नहीं होता तो वो ये स्पीड कहलाएगी, जिसको हमने नो लोड स्पीड या N1 या कहीं कहीं पे N0 लिखा होता है, ठीक है, डिफरेंट नाम दिए होते हैं। मगर मेन मकसद क्या होता है, जब लोड नहीं होता उस टाइम की स्पीड। जब थोड़ा सा लोड आता है, लोड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी मोटर पे लोड डालते हैं तो मींस उसको जो टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इस वजह से टार्क इंक्रीज हो जाता है।
लिखा हुआ ना, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड पे ना इतना चेंज ज्यादा खास नहीं आता, थोड़ा सा माइनर चेंज आता है। ऑलमोस्ट स्पीड जो है ना एक कांस्टेंट रहती है, मतलब थोड़ी सी चेंजेस आती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। इनकी जो डीसी शंट मोटर्स हैं, इसके बरक्स जो सीरीज मोटर है वो आपके बहुत उनके ग्राफ ये, इनके जैसे ही आपने लोड मतलब उस पर ज्यादा आया तो वो आपके पास उनके जो स्पीड है ना वो अच्छी खासी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो ये कोई स्पीड के हिसाब से अच्छे इतने कांस्टेंट नहीं, लोड ज्यादा बढ़ेगा तो इनकी स्पीड अच्छी खासी कम हो जाएगी। और ये चीज हमने अभी ना अपने प्रॉब्लम से भी आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हमने पहले की स्पीड कितनी थी 1200। अब मैं उस प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। पहले प्रॉब्लम में हमारे 1173। हाँ एग्जैक्टली, पहले कितनी थी 1200, अब कितनी हुई है 1173 आरपीएम पर मिनट। अगर लार्ज स्केल देखा जाए चेंज तो आई है नो डाउट, मगर ऐसा इतनी ज्यादा चेंज भी नहीं है। ड्रास्टिक चेंज जिसको हम कहेंगे 1200 से डायरेक्ट कोई आपका 600 या 500 भी आ गया हो, लोड जैसे लोड पड़ा तो उसको मतलब बैठ गया हो, ऐसे नहीं है। तो ये इससे भी आपको अब आइडिया हो गया होगा। ठीक है, जी सर ठीक है। ओके। तो अगर ये समझ में आ गया है तो फिर ये प्रॉब्लम करने में बाकी पार्ट दो बी और सी पार्ट करने में इश्यू आएगा या हो सकते हैं? हो जाएंगे, ठीक है। बस वैल्यू सर चेंज करनी है इसमें। हो जाएंगे सर। हाँ तो दूसरा कौन कह रहा था? ओके हो ठीक जाएंगे, है। आईएल की वैल्यू चेंज होगी। बाकी बाकी कुछ भी ज्यादा सच में उसमें वो बड़ी लार्ज चेंजेस नहीं है। अच्छा ये लिंक खत्म हो रहा है, 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, मैं सेंड कर रहा हूँ उसे। इसमें क्या है, सिर्फ IA की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो IL की वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू IA मिल जाएगा। जब न्यू IA की वैल्यू मिल जाएगी तो आपके पास क्या होगा कि EA की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब EA की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो आप स्पीड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको एक नई स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि अब जब लोड ज्यादा बढ़ेगा तो लोड का मतलब है कि आपके पास टार्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और टार्क इसमें किस तरह जनरेट होता है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइन करंट या ठीक है। तो उस लाइन करंट जैसे अब लाइन करंट यहाँ पे 200 हो गया है, मतलब पहले 100 था अब 200 हो गया, मतलब टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। फिर भी इसकी स्पीड में इतनी ज्यादा